हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सुभानी एकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग साथियों? जितने भी भाई बहन हैं सीटेट या अदर राज्य के टेट परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आपके मन में सवाल होगा किसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। आज इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनका नाम जीन पियाजे जी है, वो लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास, इससे बाहर अगर आप पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक में कुछ अलग से नहीं आने वाला है। इसमें सभी मेन बातों को कवर किया गया है और बुक से बिल्कुल अलग है। क्या अलग है कि बुक की भाषा थोड़ा टफ होती है, ये हमने अपने हाथों से दोस्त बनाया है और बिल्कुल सिंपल भाषा में बनाया है, ताकि डायरेक्ट आपके समझ में आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो इसमें एक प्रश्न उठता है, संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये पहले क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका जवाब हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे जी ने प्रतिपादित किया था। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे पूरी टॉपिक। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार दोस्तों समझ लेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी अगर सवाल इसमें आएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी है। इन्होंने बाल विकास को संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डिफाइन किया है। पहला लाइन गौर से देखिए दोस्तों, क्या लिखा है कि इन्होंने बाल विकास को क्या किया है? संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डिफाइन किया है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले हम टोटल चीज लिख दिए दोस्तों, जो क्लियर हो जाए एकदम। जानने से पहले ये जान लेते हैं कि संज्ञान क्या होता है। तो इसमें होता है समस्या समाधान, चिंतन, सोचना आदि जो मानसिक क्रिया है, ये सभी शामिल होती है। और बाल विकास को सबसे अच्छा डिफाइन जो जीन पियाजे जी ने किया है, वो इन्हीं सब के आधार पर किया है। तो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बाल विकास को डिफाइन किया गया है। मोटा मोटी इसका निचोड़ इस लाइन का यही है। आगे देख लेते हैं। आगे है संज्ञानात्मक विकास के परते क्या क्या है। परते यानी कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन। अनुकूलन का इंग्लिश होता है एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती है। अनुकूलन की एडेप्टेशन की दो प्रक्रियाएं होती है। पहला प्रक्रिया को आइए देख लेते हैं। पहला है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का इंग्लिश होता है एसिमिलेशन। आत्मसातकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। अब आत्मसातकरण होता क्या है? तो देखिए इसमें है क्या, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक, पूर्व ज्ञान को, जो पहले से ज्ञान है, उसमें नए ज्ञान को ऐड करते हैं, वही आत्मसातकरण है। अब कहिए कैसे? अब मान लीजिए दो बिल्ली है और दोनों का कलर अलग अलग है, लेकिन उस बिल्ली को देखता है काले वाले को, तो उसमें उसको लगता है कि इसके भी चार पैर है, दो कान है, एक मुंह है, सारा चीज है, और ये म्यू म्यू करती है। दूसरी व्हाइट वाली जो बिल्ली है, उसको भी देखता है और देखता है कि इसके भी चार पैर है और ये म्यू म्यू करती है। तो इस तरह से आत्मसातकरण, मैंने पहले का जो ज्ञान काली वाली बिल्ली देखा, उसके बाद वो उजली वाली बिल्ली देखा, तो दोनों को मिला दिया कि ये दोनों बिल्ली ही है। इसी को कहते हैं आत्मसातकरण। ठीक, सिंपल भाषा में बता दिया। दूसरा है समायोजन। समायोजन किसको कहता है? सोचिए, समायोजन का इंग्लिश होता है एक्कोमोडेशन। एक्कोमोडेशन, समायोजन, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक,
समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेना ही समायोजन कहलाता। अब देखिए इसमें क्या है, अब मान लिया कोई बिल्ली है, इसके भी 4 पैर है, रंग काला है या जो भी है, लेकिन वो म्यू म्यू करती है। अब उसने डॉगी देख लिया, बच्चे ने क्या देखा? डॉगी देखा। डॉगी देखा तो उसके भी 4 पैर है, लेकिन ये म्यू म्यू नहीं करता, ये भूखता है। तो दोनों में वो समायोजन बिठा लिया, तालमेल बिठा लिया, नहीं ये बिल्ली है, ये डॉगी है, यही होता है समायोजन। अब अगला देखिए, अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान के अलग तरीके से ही सीखना। ठीक, वही होता है विकेंद्रीकरण। ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं, अगला लाइन भी हमने लिख रखा है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब आते हैं हम लोग अवस्थाएं पर। तो इनकी 4 अवस्थाएं होती है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, माने अवस्था माने उम्र है ना। इनको 4 भागों में बांटा गया संज्ञानात्मक विकास को। अब देखिए पहले मोटा मोटी समझिए 4 कौन कौन होता है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। यहाँ देखिए हमने लिख रखा। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद आपको है, तीसरा भी हमने लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला संवेदी पेशीय अवस्था को देखते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इनकी जो आयु सीमा होती है दोस्तों, वो होती है 0 से 2 वर्ष बोलिए, या जन्म से 2 वर्ष बोलिए। ठीक, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे कान, आंख, नाक के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। तो समझ गए इसको दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब बारीक से समझाएंगे, आगे हम आपको और बात बताएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा सबसे पहले मोटा मोटी ये रखिए थे कि ये संवेदी पेशीय अवस्था, सिर्फ अवस्था पूछता है, और इसको इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए। पहला स्टेज याद कर लीजिए संवेदी पेशीय अवस्था, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसकी आयु सीमा याद रखिए कि जन्म से 2 वर्ष बोलिए या 0 से 2 वर्ष बोलिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे आंख, कान, नाक के माध्यम से कुछ भी चीज को डिफाइन करता है, सीखता है। ठीक ना। इसमें वस्तु स्थायित्व अक्सर सब प्रश्न आ जाएगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है। देखिए मेन बात है दोस्तों, इसको याद रखने की। अब कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको वहां आपको जवाब देना होगा संवेदी पेशीय अवस्था, या इंग्लिश में आप नाम याद कर लेते सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो इसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष। मेन बात याद रखें, नाम याद रखें पहले, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नहीं होता तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, नहीं तो वीडियो को स्किप करके लिख ले, या नहीं तो वीडियो को दोस्तों बार बार देखें, आपको 2 से 4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु सीमा बता ही दिए 2 से 7 वर्ष। 3 चीज मोटा मोटी याद रखें। चौथी बात इसमें और ये याद रखने की है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाले चीजों को देख पाएगा। इसके सामने जो चीज आएगा उसी को वो देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में कुछ बात और जान लीजिए। इसमें क्या क्या सब होता है। जीवाद। जीवाद क्या होता है इसके बारे में आप जरा समझ लीजिए। ये जीवाद का गुण किस में आता है, तो ये आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ दे कि जीवाद का गुण किस अवस्था में आ जाती है, तो आपको आंसर देना होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है जीवाद का गुण। और बहुत सारे गुण है जो हम बताएंगे। तो जीवाद क्या होता है इसके बारे में समझे। जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में
अंतर नहीं कर सकता है, यानी जानदार और बेजान में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे जीवाद कहा जाता है। जीवाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में आता है। ठीक, किसमें आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक ना। दूसरा है अहं केंद्रिता। अहं केंद्रिता क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, माने मन की मर्जी करता है, वही होता है अहं केंद्रिता। अहं केंद्रिता। ठीक, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है या सोच रहा है वही सही है। ठीक, तो अहं केंद्रिता को बड़ी आप समझ गए। अब दूसरा अपलटावी। अब अपलटावी क्या होता है इसके बारे में समझे। इस अवस्था में, अपलटावी के बारे में समझे, इस अवस्था में बच्चों को संख्याएं, वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अब देखिए अपलटावी को आपको हम साधारण सा बात में समझा देते हैं कि मान लिए बच्चों को दे दिया गया 2, क्या 2 + 4 बराबर 6, तो बच्चे समझ गया 2 + 4 बराबर 6 होता है। और इसी में संख्या को पलट दिया गया। क्या किया गया? पलट दिया गया कि 4 + 2 बराबर कितना। तो बच्चे जो है इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि क्या क्या होगा, बच्चे वहां रुक जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो ये होता है अपलटावी। ठीक, दूसरा है मुद्रा। तो आप देखिए मुद्रा में क्या है? समप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि का समप्रत्यय की कमी होती है। अब देखिए हम आपको दोस्तों बताते हैं कि छोटे बच्चे को आप सिक्का दे दीजिए, चाहे वो 10 का डॉलर हो या 5 का हो, और उसी जगह 2000 का नोट दे दीजिए या 500 का नोट दीजिए, तो बच्चे क्या करेगा? चाहे वो 10 का डॉलर हो या 5 का हो, डॉलर को पकड़ेगा, सिक्का को पकड़ लेगा, लेकिन नोट को नहीं पकड़ेगा, चूंकि उसको अंतर ही समझ में नहीं आता कि ये नोट बड़ा है, ये नोट छोटा है। अब देखिए दूरी का भी उसको दिक्कत होता है। अब स्कूल जाने में उसको दिक्कत होगा, लौटने में वो खुशी खुशी लौटेगा। इसी तरह भार है, ऊंचाई आदि है, यही सब कमी इसमें अभी पाई जाती है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको अगला दिखा देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा स्टेज क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें दोस्तों हम आगे आपको एक चीज और बता देंगे कि मूर्त अमूर्त क्या होता है। इस चीज के बारे में भी आपको एक लाइन बता देंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है क्या कि पूछ देता है मूर्त अमूर्त। तो मूर्त अमूर्त समझ ही नहीं पाता कि मूर्त किसको कहता है, अमूर्त किसको कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी, वो इस चीज को बारीकी से समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती क्या है। इसका इंग्लिश होता है आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु सीमा की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु होती है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में होती है। कितना? 7 वर्ष से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर पाता है। अब समझ में आया आपको मूर्त क्या होता है। जिस चीज को सामने बच्चा देखता है वो मूर्त है। क्या है? मूर्त अवस्था है। जिस चीज को सामने देखता है उसको मूर्त बोलते हैं, और जिसको वो नहीं देख पाता उसको अमूर्त बोलते हैं। तो आप मूर्त अमूर्त आप समझ गए। अगर कहीं पे मूर्त अमूर्त का मैटर फंसा तो आप याद रखेंगे मूर्त माने सामने जो दिख रहा है उसको मूर्त बोलते हैं, जो सामने नहीं दिख रहा है उसको अमूर्त बोलते हैं। अब इसमें गुण की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। अब गुण होते हैं उसके बारे में बात करें। अपलटावी, अपलटावी के बारे में आप बताए थे कि पैसे में अंतर नहीं कर पाता है, जीवात माने सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन इसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? ये सारे गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण नहीं आता, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सारे गुण आ जाते हैं। अगर बच्चे को 2 + 4 बराबर 6 होता है तो बताएंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन उसी जगह अगर संख्या को पलट के 4 + 2 देते हैं तो भी वो बता देगा कि ये 6 होगा। तो यही होता है अपलटावी, और बच्चे ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये कौन सी अवस्था है? ये चौथे स्टेज की अवस्था होती है।
और इसका उम्र सीमा होता है 11 से 15 वर्ष। कितना होता है? 11 से 15 वर्ष। इसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को किशोरा अवस्था के भी नाम से जानते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे किशोरा अवस्था, तूफानी अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, बहुत सारे अवस्थाओं के नाम से लोग इसे जानते हैं। कभी पूछ देगा आंधी और तूफान की अवस्था की एज क्या होती है या क्या है, तो आपको लगाना होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही तूफान की अवस्था कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग औपचारिक अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने बता दिया 11 से 15 वर्ष इसकी आयु सीमा रखा गया है। देखिए अब देखिए, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप से कर सकते हैं। अमूर्त रूप से देखे, सोच विचार का जो है वो सामने चीज को नहीं भी दिख रहा लेकिन उसके माइंड में चलेगा, यही है अमूर्त कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। निगमनात्मक विचार जैसे तर्क का अनुप्रयोगात्मक निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शात्मक चिंतन, दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता एवं संयोगकीय तार्किकता, अनौपचारिक संबंध से ये सभी गुण इस अवस्था में आ जाते हैं। तो आप ये भी समझ गए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। दोस्तों, हमने जहाँ तक हो सका इसको समझाने का प्रयास किया और आज यहीं तक रखते हैं। इसमें और बहुत सारी कुछ बातें हैं जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी कहेंगे बहुत बड़ा वीडियो बना दिए सर, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो, कुछ अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम का चीज़ है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट बनाएं। दोस्तों ये हमारा नया चैनल हमने बनाया ही है और कोशिश करते हैं दोस्तों कि अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बीच लाएं, लेकिन व्यवस्था की कमी है दोस्तों। हम मोबाइल से भी अभी वीडियो बना रहे हैं, ऐसे जनरली बना रहे हैं दोस्तों। जब हमारे पास भी व्यवस्था होगा तो हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि आप लोग ज़रूर परीक्षा में कामयाब हो। टेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, ये पास करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है और आप लोग भविष्य में जरूर शिक्षक बने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट कर